हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO3 जो कि है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसका एक इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक एंड जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रहेगा स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स से। तो जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से डेरिवेटिव्स शामिल होते हैं। तो आपने डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फाइनेंस में। फाइनेंशियल कई सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, बट दिस टॉपिक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो अभी यहाँ पर हम स्टैट्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। वीडियो के एंड तक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दैट इज माय गारंटी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट 8। दिस इज द पार्ट 1 एंड हमारा जो मिशन है वो याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है चैनल के प्लेलिस्ट में, जाकर उनको आप देख सकते हैं। बाकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात बोलूंगा कि साथ के साथ आप याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि पॉइंट्स मैंने सिंपल यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जिससे याद करने में दिक्कत ना हो। और वीडियो के बाद अगर टाइम हो तो प्लीज एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े हैं यहाँ पे, ताकि आप चेक कर सके कि कितने पॉइंट्स मेमोराइज रहे हैं। और कोई भी पॉइंट अगर मिस होता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने उस पॉइंट को रिकॉल कर सकते हैं आप। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव, फिर जानेंगे इनके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि व्हाट आर स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स रेफर टू दोज मेथड्स और टेक्निक which help to analyze and interpret the quantitative data into a meaningful manner। तो गाइस, स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या है, वो मेथड्स या टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप क्वांटिटेटिव डेटा जो होती है, ध्यान दीजिएगा, एक होती है क्वालिटेटिव डेटा और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव डेटा। तो जो हमारी क्वांटिटेटिव डेटा होती है उसको हम एनालाइज और इंटरप्रेट करने के लिए कुछ मेथड्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिससे कि जो हमारी क्वांटिटेटिव डेटा है वो एक मीनिंगफुल मैनर में आप प्रेजेंट कर सको किसी को, या खुद समझ सको। तो ऐसे जो टूल्स होंगे या फिर मेथड्स होंगे या टेक्निक्स होंगे वो आपके स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। आई रिपीट, स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स वो मेथड्स या टेक्निक्स होते हैं जो कि आपकी क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये बेसिकली बहुत ही सिंपल टूल्स होते हैं जो कि आप यूज करेंगे, बेसिक टूल्स अगर हम बात करें। और कितने टाइप के होते हैं ये डेरिवेटिव्स, आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम दो पॉइंट्स और पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स के बारे में। The second point says statistical derivatives are easy to compute and help to obtain the summarized and useful quantities by simple computation from the given statistical data। तो statistical derivatives में जो भी methods या techniques यूज होती हैं बहुत ही easy होती हैं compute करने में। और इस you know derivative method के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो quantities हैं उनको एक समराइज्ड और यूजफुल वे में ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जो भी आपकी स्टैटिस्टिकल डेटा दे रखी होगी, ठीक है, तो उसको आप इजीली कंप्यूट कर सकते हैं और अपने जो यूजफुल एंड समराइज्ड रिजल्ट है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। Now the next point says statistical derivatives point out an existing relationship among factors and thus help in better interpretation। और statistical derivatives के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो existing relationship होता है among the variables और among the different factors, उसको आप point out कर सकते हो, उसको establish कर सकते हो। और साथ ही साथ जो interpretation होता है अपने डेटा का, जो स्टैटिस्टिकल डेटा होगी उसका इंटरप्रिटेशन भी एक बेटर तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स का बेसिक, वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आगे के जो पॉइंट्स होंगे वो आपके आंसर्स का पार्ट होंगे। और ध्यान रखिएगा, इन पर आपका सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स का, हो सकता है इसी पर आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाए। अदरवाइज आगे जो इसके टाइप्स होते हैं उन पर भी सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली।
तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कितने टाइप के होते हैं स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो देर आर बेसिकली, अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव, 3 तरह के स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स होते हैं। लिख लीजिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स। सबसे पहला जो हमारा स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव या फिर मेथड होता है वो होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है या मेथड है जिसके थ्रू हम क्वांटिटेटिव डेटा को इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव इट इज रेशियो। रेशियो के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव विल बी द रेट। तो परसेंटेज, रेशियो एंड रेट, ये तीनों मिलकर क्या है, स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब परसेंटेज क्या होता है, रेशियो क्या होता है, रेट क्या होता है, इनके एग्जांपल्स, ये सभी डिस्कस करेंगे हम आगे के पॉइंट्स में। आई हैव इंक्लूडेड अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दीज थ्री टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स, ताकि आपको अच्छे से पता रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले डेरिवेटिव से जो कि है परसेंटेज। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला जो डेरिवेटिव है हमारा स्टैटिस्टिकल वो है परसेंटेजेस। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट। So percentage is a number or ratio that can be expressed as a fraction of 100, that is a part per 100। तो परसेंटेज क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर या रेशियो जिसको आप क्या करते हैं 100 के फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है परसेंटेज। पार्ट पर 100, दैट इज बेसिकली परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या है, कोई भी नंबर और रेशियो जिसको आप एक्सप्रेस करते हो एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। नाउ द वर्ड परसेंट मींस पर 100। ध्यान दीजिएगा, पर और सेंट का मतलब होता है सेंट। आपको भी पता है यूएस की करेंसी है डॉलर, डॉलर में आपके होते हैं सेंट। जैसे हमारे इंडियन करेंसी में रुपी और पैसे होते हैं, वैसे ही यूएस में जो करेंसी है डॉलर, डॉलर के बाद आपका सेंट्स आता है जो कि उससे छोटी करेंसी है। तो पर सेंट का मतलब होता है 100 सेंट्स मिलकर एक डॉलर बनाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर इसीलिए पर यानी कि पर 100 बेसिकली इज द मीनिंग ऑफ परसेंट, और ये एक बेसिकली लैटिन वर्ड है। एंड जो परसेंटेज का सिंबल है वो ये है आपका। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज, ये आप सबको पता ही होगा। Next point is percentages have no dimension and this is why it is called a dimensionless number। जो परसेंटेज है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती और इसीलिए इसको एक डायमेंशनलेस नंबर बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, हम अगर बोले कि 50% ऑफ अ नंबर, तो कोई भी नंबर है जिसका हम 50% वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो उसका मतलब होगा 50% ऑफ इट्स होल, ना आधा ना कम। तो इसीलिए आपका ये डायमेंशन लेस नंबर होता है। जो 50% होगा वो हम पूरे नंबर का ही निकालेंगे, उसके आधे का नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो आई एम श्योर ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। So next point says converting any number into percentage standardizes the data and further makes the understanding and comparison extremely simple। तो जब आप किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो इससे जो डेटा होती है वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है, और इसके आगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है उस पर्टिकुलर डेटा की, और कंपैरिजन अगर आपको करना होता है डेटा के बीच में, तो बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी नंबर को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेजेस में तो उससे आपकी जो डेटा है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, और स्टैंडर्डाइज डेटा को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। Now the next point says percentages are quite useful in tabular data and are particularly important in case of bivariate tables। तो bivariate tables यानी कि ऐसी टेबल जिसमें दो डेटा हैं अलग अलग। ठीक है, आपको उन डेटा को एनालाइज करने में भी परसेंटेज हेल्प करती है, और इसके अलावा नॉर्मल अगर टैबुलर डेटा प्रोवाइडेड है आपको तो उसको भी आप अगर परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके थ्रू आप कंपैरिजन और अंडरस्टैंडिंग इजी कर सकते हैं अपनी। Now, to determine the percentage, we have to divide the value by the total value and then multiply the resultant to 100। तो आपको अगर परसेंटेज निकालनी है किसी भी चीज की तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी वैल्यू की आप परसेंटेज निकालना चाहेंगे उसको उसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ओके, फॉर्मूला जो है परसेंटेज का वो ये रहा कि वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए,
हमारे को वैल्यू निकालनी है 2 की। टोटल वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 इंटू 100। तो आपका कितना आंसर आ गया? 40%। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि टोटल मार्क्स आपको एमसीओ सब्जेक्ट के हैं, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो टोटल मार्क्स होंगे 100 और आपने ऑब्टेन करे 60 मार्क्स। तो आपके जो वैल्यू आई, जो मार्क्स आए वो आए 60। टोटल मार्क्स कितने थे असाइंड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए? 100। तो 60 को जब 100 से आप डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से ही, तो आपको आपके परसेंटेज मिल जाएंगे जो कि आएंगे 60% लगभग। तो दिस इज हाउ परसेंटेजेस आर ऑब्टेन्ड। आप सभी को पता होगा, इसलिए ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। आई एम श्योर कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि रिलेटेड होगा रेशियो से। तो रेशियोज हमारे क्या है? सेकंड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। अ रेशियो इज द कंपैरिजन और सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। तो कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे या दो क्वांटिटीज होंगी, जब उनको कंपेयर किया जाएगा आपस में तो वो आपके रेशियो कहलाएंगे। और रेशियो में ध्यान दीजिएगा, हम जो क्वांटिटीज कंपेयर करेंगे वो सेम काइंड की होनी चाहिए। तो जब भी कोई दो सेम काइंड की वैल्यूज या फिर क्वांटिटीज को आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तो वो मेथड आपका रेशियो मेथड कहलाएगा। वो आपको रेशियो प्रोवाइड करेगा उन दोनों का। Now this relation indicates how many times one quantity is equal to the other। और इससे आपको पता चलेगा कि एक जो क्वांटिटी है वो दूसरे के कितने टाइम्स है। सो हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज इक्वल टू अदर, दिस इज व्हाट यू गेट टू नो फ्रॉम रेशियोज। Now, in other words, ratio is a number which expresses one quantity as a fraction of the other। दूसरे शब्दों में अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। रेशियो क्या है? एक ऐसा नंबर जो कि एक्सप्रेस करता है एक क्वांटिटी को दूसरे के फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि आपको निकालना है रेशियो ऑफ 3 to 4, तो उसको आप कैसे शो करेंगे? 3:4। अगर 5 to 7 का रेशियो निकालना है तो डेट इज 5:7। ओके, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेशियो। रेशियो क्या है? बेसिकली एक नंबर है जो कि एक्सप्रेस करता है कितने टाइम एक क्वांटिटी दूसरे के है, या फिर आप कह सकते हो कि एक क्वांटिटी को दूसरे के फ्रैक्शन में आपका शो किया जाता है थ्रू रेशियो। Now, ratios are more often used in financial economics, and it is used to indicate the financial status of the organization। तो जो ratios का concept है वो सबसे ज्यादा आपको financial economics में मिलेगा, यानी कि finance के point of view से काफी importance रखती है जो ये ratio हमारी टेक्निक है। और इसके थ्रू जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो इंडिकेट किया जाता है। तो बहुत सारे रेशियोज हैं, जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो हो गया, करंट रेशियो हो गया, क्विक रेशियो हो गया, इनके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस तरह के रेशियोज आपके बेसिकली रेशियोज का पार्ट होते हैं। और रेशियोज जो हमारे कहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होते हैं? फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में। और क्यों यूज होते हैं? बेसिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस शो करने के लिए। ओके, चलिए गाइज अब जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कितने टाइप के रेशियोज होते हैं। तो मेजरली अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेशियोज। सबसे पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, ठीक है, दूसरा होता है इंटरप्रेट रेशियो और तीसरा है टाइम रेशियो। सो देर आर बेसिकली 3 मेजर टाइप्स ऑफ रेशियो। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, इंटरप्रेट रेशियो एंड टाइम रेशियो। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अ पार्ट टू अ टोटल विच इंक्लूड्स दैट पार्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इन एन यूनिवर्सिटी देर आर 600 गर्ल्स आउट ऑफ 2000 स्टूडेंट्स। The distribution ratio of girls to the total number of students is 3:10। तो गाइस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो में आपका बेसिकली बताया जाएगा कि जो डेटा है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो एक पार्ट होगा, यानी कि जो पार्ट आप फाइंड आउट करना चाहोगे उसको आप उसके टोटल से डिवाइड कर दोगे, या ठीक है, या टोटल का फ्रैक्शन करोगे आप उस पार्ट से, तो आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो मिल जाएगा। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ अ पार्ट टू अ टोटल विच इंक्लूड्स दैट पार्ट, सच रेशियो इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जांपल में बता रखा है, एक यूनिवर्सिटी है जहां पर टोटल स्टूडेंट्स है 2000। अब स्टूडेंट्स में मेल और फीमेल या फिर बॉयज और गर्ल्स होंगे, तो लगभग 600 गर्ल्स हैं। तो 600 गर्ल्स के बाद अगर मैं कहूँ तो 1400 कौन होंगे? बॉयज होंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अगर गर्ल्स गर्ल्स का निकालना है तो क्या हो जाएगा? 600 डिवाइडेड बाय 2000, आपका रेशियो निकल के आ जाएगा 3:10। तो ऐसे रेशियो आपके डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो कहलाएंगे।
नाउ बात करेंगे अब इंटरप्रेट रेशियो की। तो इंटरप्रेट रेशियो क्या है? इंटरप्रेट रेशियो इज अ रेशियो ऑफ अ पार्ट इन अ टोटल टू अनदर पार्ट इन द सेम टोटल. For example, sex ratio is usually expressed as number of females per 1000 male, not against the total population. तो guys, ऐसा रेशियो जहां पर टोटल का कोई एक पार्ट जब आप कंपेयर करेंगे टोटल के किसी दूसरे पार्ट से, तो वो आपका इंटरप्रेट रेशियो है. यहाँ पर कोई ना कोई चीज इंटरप्रेट की जाएगी रिलेटेड टू दी वैल्यू. ठीक है, तो जब रेशियो ऑफ अ पार्ट इन अ टोटल टू अनदर पार्ट इन द सेम टोटल इज कैलकुलेटेड, देन सच रेशियो ऑब्टेन्ड इज नोन एज इंटरप्रेट रेशियो. आपने देखा होगा जो सेक्स रेशियो होता है उसमें आपका मेल और फीमेल का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो उसमें जो सेक्स रेशियो आता है उसमें बताया जाता है कि 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल्स अवेलेबल हैं. ठीक है, दैट इज बेसिकली shown, and this kind of ratio is known as interpret ratio. Now the next one is time ratio. तो time ratio क्या है? Basically is a measure which expresses the changes in a series of values arranged in a time sequence and is typically shown as percentage. तो एक ऐसा रेशियो जिसमें आपका जो चेंजेस दिखाए जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू द टाइम सीक्वेंस दिखाए जाएंगे, वो रेशियो आपके क्या कहलाएंगे? टाइम रेशियो. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. सो टाइम रेशियो इज अ मेजर विच expresses the changes in a series of value arranged in a time sequence and is typically shown as percentage. जो इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम टाइम रेशियो का ही यूज करते हैं. तो वहां पर हम कंपेयर करते हैं डेटा को अलग अलग साल की. मान लीजिए 1985 में आपके शुगर के प्राइस थे 40 रुपीज और 2020 में शुगर के प्राइस हो गए 50 रुपीज. तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे दोनों डेटा के बीच में, और ऐसे रेशियो जो निकलेंगे वो टाइम रेशियो होंगे जिसमें आपका एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग आप उसके प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं. अब कोई भी डेटा हो सकती है कंपैरिजन की, लेकिन ये टाइम सीक्वेंस के बेसिस पर होगी. ओके, सो आई एम श्योर कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए. सो मैं अब आगे बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट टाइप के स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स को डिस्कस करता हूँ, जो कि है रेट्स. तो रेट्स भी बहुत सिंपल है अंडरस्टैंड करने में. तो रेट्स क्या है? बेसिकली एन एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. रेशियो का एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है, और बेसिकली इसको भी हम परसेंटेजेस में ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, बट ऐसा मतलब नहीं है कि हमेशा परसेंटेज में ही वैल्यू शो हो. रेट आपका परसेंटेज में भी शो होता है मोस्टली, और आपका नॉर्मली भी शो किया जाता है. Now the rate is also a comparison of two figures or data, but not of the same variables. अब रेट्स और रेशियो के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो रेशियो होते हैं उसमें जब आप दो वेरिएबल्स या दो डेटा को कंपेयर करते हैं तो वो सेम काइंड की होती हैं, लेकिन रेट्स में जो कंपैरिजन होता है वो सेम वेरिएबल्स का नहीं किया जाता. तो जो भी दो डेटा या वेरिएबल्स कंपेयर किए जाते हैं वो आपके सेम काइंड के नहीं होते, डिफरेंट काइंड के होते हैं जिनको कंपेयर किया जाता है यहाँ पर. Now, in short, the rate is a measure of the number of times a value occurs in relation to the number of times the value could occur. That is, number of actual occurrences divided by the number of possible occurrences. तो रेट क्या है? बेसिकली एक ऐसा मेजर, ठीक है, जिसमें कोई वैल्यू जितनी बार अकर हुई है एज कंपेयर टू अदर वैल्यू. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई दूसरी वैल्यू के साथ में जब आप कंपेयर करेंगे तो ऐसे जितने भी कंपैरिजन होंगे और जो आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो आपको रेट डिफाइन करेगा. ठीक है, एक तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्चुअल अकरेंस कितनी हुई है एक पर्टिकुलर वेरिएबल की, और जब आप उसको नंबर ऑफ पॉसिबल अकरेंसेस से कर दे दूसरे वेरिएबल की, तो आपको मिल जाएगा बेसिकली क्या? आपका रेट. अब इसके लिए एग्जाम्पल दे देते हैं हम, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. अभी सबसे पहला आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली का एक रेट है. तो हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हम कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पर्सन. ध्यान दीजिएगा, एक तरफ हम निकाल रहे हैं कि कितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनका टोटल, और दूसरी तरफ हम एक अपोजिट वेरिएबल चूज कर रहे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कितने पर्सन एम्प्लॉयबल हैं. तो जब भी आप ऐसे करेंगे तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिल जाएगा.
अब यहाँ पर एक टेबल मैंने इंक्लूड की है, इस टेबल के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इज गिवन हियर। सो गाइज इस पर्टिकुलर टेबल में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें सीरियल नंबर बताया है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन गिवन है, फिर कंप्यूटेशन किस तरीके से हमने कैलकुलेट करा और ये हमारे रेट की वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। आपको बोला है 100 किलोमीटर विद 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब आप देखेंगे कि आपकी माइलेज आती है कि आप 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उसमें कितना आपका जो भी स्कूटी, बाइक या फिर कार है वो चल रही है। तो 100 किलोमीटर आपको 8 लीटर पेट्रोल में मिल रहा है, तो आपका किलोमीटर पर लीटर क्या है, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 8 विल गिव आउट 12.5 किलोमीटर पर लीटर। क्या है ये, बेसिकली रेट है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनके हम रेट्स अपनी डेली बेसिस पर निकालते हैं। जब आप मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं उसका भी एक रेट फिक्स्ड होता है। ठीक है, एक क्वांटिटी परचेज करने के लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ता है, दैट इज गिविंग आउट द रेट। मान लीजिए 18 रुपए में आपको 12 बनानास मिल रहे हैं, तो उस केस में आपका पर बनाना कितने का पड़ा, 1.5 रुपए का, राइट। कैसे निकाला, 18 डिवाइडेड बाय 12। Now the next value or the next point is rupees 6,000 for 5 days of consultancy। मतलब 5 दिन आपको कहीं पर किसी चीज की कंसल्टेंसी दी जा रही है और उसके लिए 6,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। तो जब आप 6,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि पर डे आपकी कंसल्टेंसी फीस कितनी लगी, दैट इज 1200 रुपीज। ओके, तो चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आप देख लीजिए दो अलग अलग वेरिएबल्स के टोटल को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने रुपीज करा और यहाँ पर डेज करा, यहाँ पर रुपीज करा, यहाँ पर क्वांटिटी करी, यहाँ पर किलोमीटर करा, यहाँ पर लीटर करा बेसिकली। तो दो अलग अलग वेरिएबल्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारा रेट मिलता है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में। दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप अच्छे मार्क्स लेके आए, इसका फायदा दूसरे को भी होना चाहिए। आपको अगर इस चैनल के बारे में पता है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू पास हो सकें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें, एंड दे विल डेफिनेटली अप्रिशिएट यू फॉर दिस हेल्प। So thank you so much for watching this video and giving your precious time. Perform best in your exam. Stay safe, stay healthy और अपने